रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए इल्यूशन 76 विमान को यूक्रेनी वायु सुरक्षा बलों ने जानबूझकर या गलती से मार गिराया था। अधिकारियों ने कहा कि इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर रूसी मिसाइल हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। पुतिन ने कहा कि रूस का भावी शासक वर्ग सेना के दिग्गजों से बना होना चाहिए, न कि अजीब लोगों से जो अपनी नीचता दिखाते हैं। यह टिप्पणी पिछले महीने मॉस्को में आयोजित एक घटिया, लगभग नग्न सेलिब्रिटी पार्टी की आलोचना करती हुई प्रतीत हुई, जिस पर सार्वजनिक रूप से तीखी प्रतिक्रिया हुई। मॉस्को की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में पिछले साल गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर इवान गेरशकोविच की प्रीट्रायल हिरासत को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया। कई उद्यमियों द्वारा एक प्रमुख बैंकर की गिरफ्तारी पर आक्रोश व्यक्त करने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने युद्ध के समय व्यवसायों की सहायता के लिए एक नए आर्थिक निकाय के निर्माण की घोषणा की। ज़ेलेंस्की ने अपने रात्रिकालीन वीडियो संबोधन में कहा कि ऑल यूक्रेन इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म व्यवसायों को रूस के आक्रमण से उत्पन्न चुनौतियों से उबरने में मदद करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने यूएस मेक्सिको सीमा को मजबूत करने के लिए एक अलग समझौते पर आम सहमति की कमी के बीच यूक्रेन को सैन्य सहायता रोकने के लिए कांग्रेसी रिपब्लिकन की आलोचना की। अमेरिकी सीनेट की विदेश संबंध समिति के अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिकी सरकार द्वारा अंकारा को F-16 युद्धक विमान बेचने के 23 अरब डॉलर के सौदे को मंजूरी देने के बाद यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराने के लिए तुर्की को बेहतर सहयोग करने की जरूरत है। मोल्दोवा के रूस समर्थित अलगाववादी ट्रांसनिस्ट्रिया क्षेत्र के मुख्य वार्ताकार ने घोषणा की कि उनकी टीम अब सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में देश के भविष्य पर बातचीत में शामिल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का डर है। यूक्रेन के युद्धबंदियों को लेकर जा रहे एक रूसी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक बार फिर पता चला है कि फरवरी 2022 से युद्धरत दोनों देशों के बीच स्थिति कितनी नाजुक है। रूस का कहना है कि कीव ने रूसी सीमावर्ती शहर बेलगोरोड में विमान को मार गिराया, जिसमें 65 यूक्रेनी सैनिक थे, जिसने हाल के महीनों में बार बार यूक्रेनी गोलाबारी देखी है। कीव ने दुष्प्रचार फैलाने के लिए रूस की आलोचना की है, लेकिन पतन में उसकी संभावित भूमिका से इनकार नहीं किया है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब यूक्रेन की सेना रूस की बढ़ती प्रगति के बीच अग्रिम पंक्ति पर लड़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही है। रूस, जिसे 2022 में अपमानजनक झटके झेलने पड़े, ने युद्ध के मैदान की गति फिर से पकड़ ली है। पिछले साल यूक्रेन के शीर्ष जनरल ने कहा था कि जून 2023 में शुरू हुआ जवाबी हमला, जिसका उद्देश्य दक्षिण और पूर्व में रूस के कब्जे वाले क्षेत्रों को फिर से हासिल करना था, विफल हो गया था। रूस ने पूर्व में क्षेत्रीय लाभ हासिल किया है, मरिंका पर कब्जा कर लिया है और अवदीवका और कुपियांस्क की ओर आगे बढ़ रहा है। युद्ध के मैदान में भारी नुकसान के साथ यूक्रेन के जनरल 5 लाख सैनिकों की लामबंदी का आह्वान कर रहे हैं, जो बेहद अलोकप्रिय होगा। इससे भी बदतर, वाशिंगटन में बदलते मूड ने कीव को एक खतरनाक संदेश भेजा है। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की की सरकार ने विमान दुर्घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कसम खाई है। यदि इसे यूक्रेनी मिसाइल द्वारा गिराया गया है, तो यह श्री ज़ेलेंस्की के लिए एक राजनीतिक चुनौती होगी। लेकिन उसके सामने एक बड़ी समस्या युद्ध का भविष्य है। अब तक उन्होंने एक बहादुर चेहरा दिखाया है, यह कहते हुए कि यूक्रेन जीत तक लड़ेगा, यानी रूस द्वारा लिए गए सभी क्षेत्रों पर फिर से कब्जा करना। जबकि रूस का यूक्रेन क्षेत्रों पर कब्जा और उसका युद्ध अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है, यूक्रेन के पास जीत की दिशा में कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं है। गाजा पर इजराइल के युद्ध, जिसे बिडेन प्रशासन का पूर्ण समर्थन प्राप्त है, ने भी यूक्रेन से वैश्विक ध्यान भटका दिया है। यदि अमेरिकी रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में फिर से चुने जाते हैं, उन्होंने कुछ ही दिनों में युद्ध समाप्त करने की कसम खाई है, तो यूक्रेन भारी दबाव में आ सकता है। अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के निर्बाध समर्थन के बिना युद्ध जारी नहीं रखा जा सकता। जब युद्ध के मैदान पर दबाव बढ़ता है, तो यूक्रेन रूस के अंदर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है।
पश्चिम द्वारा आपूर्ति किए गए उन्नत हथियारों के यूक्रेन के कब्जे ने उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया है। पिछले हफ्ते रूस के बाल्टिक तट पर एक ईंधन निर्यात टर्मिनल पर हमला हुआ था। दोनों पक्षों में संदेह, गहरा अविश्वास और गलत सूचना है, जिससे अधिक हिंसा और दुर्घटनाएं हो सकती हैं। रूस, यूक्रेन और नाटो को युद्ध की प्रगति का अधिक व्यावहारिक मूल्यांकन करना चाहिए और सभी पक्षों को नुकसान पहुंचाने वाले अंतहीन युद्ध को जारी रखने के बजाय बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए।